Namaskar, I am Dr. Vibha Sharma and I welcome you all to this fourth lecture of mine on jurisprudence. पूर्व के वीडियोस में जैसे हम लोगों ने jurisprudence के बारे में विभिन्न विधि शास्त्रियों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई थी उनको देखने के बाद में ऑस्टिन की परिभाषा पर थोड़ा सा विस्तार से जाना था। उसी तरह से आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में हॉलैंड महोदय ने जो विधि शास्त्र की परिभाषा दी है उसको थोड़ा सा विस्तार से बतलाऊंगी। हॉलैंड महोदय द्वारा विधि शास्त्र की जो परिभाषा दी गई है उसको विस्तार से जानने से पहले आइए हम लोग इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। हॉलैंड महोदय का पूरा नाम सर थॉमस एर्स्काइन हॉलैंड था। ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे और इनका काल 1835 से 1926 तक का रहा। 1863 से इन्होंने बैरिस्टर के रूप में कार्य करना शुरू किया। कुछ वर्षों तक बैरिस्टर के रूप में कार्य करने के पश्चात ये ऑल सोल्स कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का एक संगठक महाविद्यालय है, उसमें कार्य करने लगे और वहां पर इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर भी रहे। अपने समय के ये एक जाने माने विधिवेत्ता रहे और इन्होंने 1880 में अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पब्लिश की। ये इन सभी कार्यों के साथ साथ एडिटर ऑफ लॉ क्वार्टरली रिव्यू भी रहे और साथ ही साथ इन्होंने यूनिवर्सिटी जज के रूप में भी कार्य किया। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, प्रोफेसर हॉलैंड डिफाइंड jurisprudence as jurisprudence is the formal science of positive law। हॉलैंड महोदय के अनुसार विधि शास्त्र निश्चयात्मक, विध्यात्मक, सुस्पष्ट विधि का प्रारूपिक या औपचारिक विज्ञान है। यहाँ सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि फॉर्मल जो अंग्रेजी का शब्द है उसको हिंदी में हम दो तरह से यानी प्रारूपिक और औपचारिक के रूप में भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो पॉजिटिव लॉ कहा जाता है उसको कई बार हिंदी में इन तीन पदों के द्वारा भी समझा जाता है। पहला निश्चयात्मक, विध्यात्मक या फिर सुस्पष्ट विधि के रूप में। तो प्रोफेसर हॉलैंड महोदय के द्वारा ये जो डेफिनेशन दी गई, आप देख रहे हैं कि मैंने फॉर्मल और पॉजिटिव लॉ इन दोनों को ही अंडरलाइन किया है। तो साइंस क्या होता है ये तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि साइंस एक्चुअली इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। ऐसी कोई भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन जो भी किया जाता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। ये तो हम सभी को मालूम है। लेकिन प्रोफेसर हॉलैंड के अनुसार फॉर्मल यानी कि प्रारूपिक और औपचारिक का क्या अर्थ है वह समझना आवश्यक है। और साथ ही साथ उन्होंने जो पॉजिटिव लॉ वर्ड यूज किया, जैसा कि ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ जिस रूप में प्रयोग किया था, क्या इनका भी वही अर्थ है? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर एक चीज और महत्वपूर्ण जानने की है, वह कि ऑस्टिन के द्वारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा दी गई थी उसने पूरे विश्व में अपनी एक छाप छोड़ी थी और विभिन्न ज्यूरिस्ट्स उनकी इस परिभाषा की ओर आकृष्ट भी हुए थे। हॉलैंड महोदय भी उन्हीं में से एक है। तो उन्होंने ऑस्टिन के द्वारा जो विधि शास्त्र की परिभाषा दी गई थी उसी में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया, यानी उसे थोड़ा सा और सुधारा और उसमें उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसको कि उन्होंने इस तरह से कहा that jurisprudence is the formal science of positive law। विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का औपचारिक या प्रारूपिक विज्ञान है। हम लोगों को मालूम है कि प्रोफेसर हॉलैंड के द्वारा जो विधि शास्त्र की परिभाषा दी गई थी उसमें दो तत्व हैं जिनको हमें थोड़ा सा विस्तार से समझना है। एक है फॉर्मल साइंस यानी प्रारूपिक औपचारिक विज्ञान और दूसरा है पॉजिटिव लॉ यानी निश्चयात्मक, विध्यात्मक या सुस्पष्ट विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉलैंड महोदय का फॉर्मल साइंस से क्या अर्थ था। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, jurisprudence is formal or analytical rather than material science। हॉलैंड महोदय के अनुसार विधि शास्त्र प्रारूपिक या औपचारिक विज्ञान है, न कि भौतिक विज्ञान।
अब उनके अनुसार जब हम देखें तो उन्होंने आगे इसको स्पष्ट किया था कि विधि शास्त्र विभिन्न देशों में समान रूप से की जाने वाली विधियों का भौतिक विज्ञान नहीं है, बल्कि ऐसे मानवीय संबंधों का प्रारूपिक विज्ञान है जिनके सामान्य तौर से मान्य विधिक परिणाम होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब हम फॉर्मल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम उसके प्रारूप की बात करते हैं। किसी भी चीज के फॉर्मल या फॉर्म की हम बात करते हैं तो हम उसके प्रारूप की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम हॉलैंड महोदय को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं तो पाते हैं कि वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि विभिन्न देशों में जो विधियां अस्तित्व में है उनका भौतिक रूप से अध्ययन हम नहीं करेंगे, बल्कि हम संबंधों का प्रारूपिक विज्ञान करेंगे। कैसे संबंधों का? जो मानवीय है और सामान्य तौर पर जिनके मान्य विधिक परिणाम होते हैं। इसके बाद में जब हम पॉजिटिव लॉ की तरफ देखते हैं तो पॉजिटिव लॉ से उनका अर्थ था द जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन एनफोर्स्ड बाय ए सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। निश्चयात्मक, विध्यात्मक या सुस्पष्ट विधि से उनका अर्थ था मानव के बाह्य व्यवहारों से संबंधित ऐसे नियम जो संप्रभु राजनीतिक प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं। तो ये किनके द्वारा लागू किए जाते हैं? राजनीतिक प्राधिकारी के द्वारा जो संप्रभु का बल रखते हैं। और किनके प्रति लागू किए जाते हैं? तो वह सामान्य जन के प्रति लागू किए जाते हैं। यहाँ पर इस चीज को भी समझना जरूरी है कि ऑस्टिन महोदय के अनुसार जिस तरह से पॉजिटिव लॉ संप्रभु का आदेश था, हॉलैंड महोदय ने उसे इस तरह से स्पष्ट किया कि विधि शास्त्र विधि के संबंधों का अनुभव निरपेक्ष विज्ञान नहीं, माने ए प्रायरी साइंस नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रणाली में विध्यात्मक विधि द्वारा जो लागू किए गए हैं विधिक नियम, उनसे बने हुए संबंधों का एब्स्ट्रैक्ट है। यानी कि ये अनुभव सापेक्ष है, ए पोस्टीरियोरी है, और यह उसी का विज्ञान है। तो हॉलैंड महोदय के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उसके दो तत्वों, एक फॉर्मल साइंस और दूसरा पॉजिटिव लॉ, उन दो तत्वों को थोड़ा समझने के बाद आगे और इसको विस्तार से थोड़ा सा समझेंगे। जैसे उन्होंने कहा, jurisprudence is not concerned with the actual material contents of law but with its fundamental conceptions. उनके अनुसार विधि शास्त्र विधि की वास्तविक भौतिक विषय वस्तु से नहीं अपितु उसकी मूल धारणाओं से संबंधित है। इसको एक उदाहरण से अगर हम समझें तो ज्यादा उचित रहेगा और आसानी से समझ भी आएगा। ये उदाहरण डीन रस्को पाउंड, जो अपने समय के एक और जाने माने विधि शास्त्री रहे हैं, उन्होंने ये जब फॉर्मल साइंस हॉलैंड के द्वारा जो दिया गया था उसको समझा और उसमें उन्होंने जो उदाहरण दिया वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो डीन रस्को पाउंड के अनुसार यहाँ पर जो फॉर्मल वर्ड का अर्थ है उसको अगर हम इस तरह से समझें कि एक लोहार के पास लोहे और लकड़ी के रूप में कच्चे माल का सत्व है, वह इन सत्वों को यानी सब्सटेंसेस को अपने मस्तिष्क में बनाई गई कुल्हाड़ी का प्रारूप देकर कुल्हाड़ी बना देता है। मतलब जो लोहार है उसके पास में दो चीजें हैं जो कच्चे माल के रूप में है, एक लोहा और एक लकड़ी, और लोहार अपने मस्तिष्क में इन सत्वों को मिलाकर के यानी दोनों चीजों को मिलाकर के कुल्हाड़ी का रूप दे देता है और कुल्हाड़ी बना देता है। तो इसी तरह हॉलैंड का तात्पर्य यह है कि विधि शास्त्र के अध्ययन का संबंध सीधे विधिक संकल्पनाओं से नहीं है, बल्कि विधिक संकल्पनाओं की प्रणाली से है, यानी हाउ इट इज बीइंग डन, उसके सिस्टम से है जो सत्व को प्रारूप में बदल देती है, यानी जो सब्सटेंस को एक फॉर्म दे देती है। जैसे लोहार ने किया था, उसने लोहे
और लकड़ी, दोनों सत्वों को जब मिलाया, दोनों सब्सटेंसेस को मिलाया, तो कुल्हाड़ी के रूप में, कुल्हाड़ी के फॉर्म में एक वस्तु प्रकट हो गई। तो डीन रिस्कोपाउंड महोदय भी ये कहते हैं कि हॉलैंड ने जब इसको एक फॉर्मल साइंस होने की बात कही तो उनका भी यही अर्थ रहा था। उसके बाद में दूसरा जब हम देखते हैं कि हॉलैंड महोदय ने क्या कहा जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, तो उन्होंने कहा it deals with the various relations which are regulated by legal rules than the rules which themselves regulate these relations. उनके अनुसार विधि शास्त्र स्वयं विधिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि ऐसे नियमों द्वारा नियंत्रित विभिन्न संबंधों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर भी अगर हम एक उदाहरण देखें जो हॉलैंड महोदय ने स्वयं ने इस बात को स्पष्ट करते हुए दिया था, तो यह उन्होंने दिया था, एक तो उन्होंने दिया था चिरभोगाधिकार का, जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। शब्द से ही पता होगा आपको, चिरभोग का अधिकार, चिरभोगाधिकार यानी लंबे समय से अगर किसी लैंड को कोई व्यक्ति यूज किया कर रहा है तो फिर वह उसके ऊपर एक तरह का अधिकार प्राप्त कर लेता है। विधि में भी इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन इसमें कुछ वर्ष उसको अधिकार के रूप में उस भूमि पर रहना होना आवश्यक है। इसके बारे में आप आगे अपने और जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर चिरभोगाधिकार क्या है उसका एक संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताया। तो हॉलैंड महोदय ने एक तो चिरभोगाधिकार का और दूसरा अच्छे विवाह के आवश्यक तत्व, इनका उन्होंने उदाहरण दिया था और उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह विधि शास्त्र का कार्य है कि वह चिरभोगाधिकार का स्वामित्व या अन्य क्रियाकलापों के संबंध में अर्थान्वयन करे। यानी चिरभोगाधिकार जो एक अधिकार है उसका स्वामित्व के संबंध में या अन्य क्रियाकलापों के संबंध में अर्थान्वयन करे। ऐसे ही उन्होंने जब एक अच्छे विवाह के आवश्यक तत्वों की बात कही तो उसने कहा कि विवाह के विधिक पहलू की संपत्ति और परिवार के संबंध में व्याख्या करे। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि विभिन्न देशों की तुलनात्मक रूप में विधियों का अध्ययन किया जाए। वो ये नहीं कह रहे कि विधि शास्त्र का अस्तित्व ही तुलनात्मक विधि पर है, यानी विभिन्न देशों में जो विभिन्न विधियां अस्तित्व में है उनका तुलनात्मक अध्ययन करके कोई अर्थ निकाला जाए या कोई सत्व निकाला जाए। उनके अनुसार विधि शास्त्र की प्रणाली एक समय विशेष पर आधारित मात्र एक विधिक व्यवस्था के आधार पर निश्चित की जा सकती है। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है कि जब हम हॉलैंड की इस परिभाषा को देखते हैं तो जब वो एक फॉर्मल साइंस की बात करते हैं तो वो सीधे सीधे इस बारे में बात करते हैं कि वो उन संबंधों का अध्ययन विधि शास्त्र में करना मानते हैं जो कि नियमों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। वो स्वयं विधि शास्त्र को विधिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का अध्ययन नहीं मानते हैं, बल्कि ऐसे नियमों द्वारा नियंत्रित विभिन्न संबंधों का अध्ययन मानते हैं। प्रोफेसर हॉलैंड के द्वारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा दी गई उसमें जो आलोचना का बिंदु रहा वह रहा उनके द्वारा आरोपिक यानी फॉर्मल शब्द का प्रयोग किया जाना। तो जब उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक फॉर्मल साइंस कहा है तो उसके ऊपर कई विधि शास्त्रियों ने आपत्ति जताई और आलोचना की। इसमें ग्रे, जेंक्स, डायस और बकलिन ये लोग अग्रणी थे। इनमें से इन दो की जो आलोचना के बिंदु हैं उनको मैंने स्लाइड पर लिया है। बाकी के विधि शास्त्रियों की लगभग इन्हीं लाइन्स पर क्रिटिसिजम्स रहे। तो ग्रे महोदय के अनुसार रिलेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस टू लॉ डिपेंड्स नॉट अपॉन व्हाट लॉ इज ट्रीटेड बट हाउ इट इज ट्रीटेड। ग्रे के अनुसार विधि शास्त्र का विधि से संबंध
मात्र इस बात पर आधारित नहीं है कि विधि का क्या प्रयोग है, बल्कि इस बात पर आधारित होता है कि विधि का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। आगे वो कहते हैं कि विधि शास्त्र की पुस्तक में सूक्ष्मतम विषयों का वर्णन हो सकता है या उसमें अध्ययन मोटे मोटे सामान्य सिद्धांतों तक संकुचित हो सकता है। फिर भी दोनों में से किसी एक के वर्णन को विधि शास्त्र कहा ही जा सकता है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि पुस्तक व्यवस्थित और वैज्ञानिक होनी चाहिए, जिसमें विषयों का उचित वर्गीकरण और क्रमबद्धता हो। उन्होंने दोबारा ये कहा कि वास्तव में विधि शास्त्र कायिकी या शारीरिक विज्ञान, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, उससे ज्यादा प्रारूपिक विज्ञान नहीं है। अर्थात जिस प्रकार हड्डी, मांसपेशी और नाड़ी शरीर विज्ञान की विषय वस्तु है, उसी तरह मानवों के क्रियाकलाप से रोकने की प्रवृत्ति और उनके साथ घटित घटनाएं विधि शास्त्र की विषय वस्तु हैं। तो ग्रे महोदय के अनुसार जिस प्रकार शरीर विज्ञान पहले तत्वों को अलग कर सकता है, उसी प्रकार विधि शास्त्र भी दूसरे प्रकार के तत्वों को अलग कर सकता है। तो ग्रे महोदय ने सीधा सीधा ये बोला कि ये फिजियोलॉजी की तरह ही है, और जैसे कि फिजियोलॉजी में हड्डी, मांसपेशी और नाड़ी विज्ञान की विषय वस्तु होते हैं, उसी तरह मानव के क्रियाकलाप यानी एक्शंस और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्रियाकलाप से रोकने की प्रवृत्ति और उनके साथ घटित घटनाएं विधि शास्त्र की विषय वस्तु हैं। जेंक्स महोदय ने आलोचना कुछ इस प्रकार से की, to say that jurisprudence is concerned only with forms is to degrade it from the rank of a science to that of a craft. जेंक्स महोदय के अनुसार विधि शास्त्र को मात्र प्रारूप से संबंधित मानना इसे विज्ञान के दर्जे से अवनत कर शिल्प का दर्जा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रारूपिक शब्द का विकृत और बनावटी प्रयोग न किया जाए, यह संभव नहीं है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि विधि शास्त्र क्या वास्तव में मात्र प्रारूपिक विज्ञान हो सकता है? और फिर खुद ही ने उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके अनुसार यह सत्य है कि एक विधि शास्त्री विधि को केवल उसके प्रारूप के माध्यम से ही पहचान सकता है, लेकिन विधि शास्त्री को प्रारूप प्राप्त करने के बाद उसका सूक्ष्म विश्लेषण करके अर्थ भी निश्चित करना होता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम उसे केवल फॉर्मल साइंस की श्रेणी में रखेंगे तो एक तरह से हम उसे डिग्रेड करेंगे, अवनत करेंगे और उसे एक शिल्प का दर्जा दे देंगे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हॉलैंड महोदय के द्वारा विधि शास्त्र की जो परिभाषा दी गई थी, उस पर जो विभिन्न विधिवेत्ताओं ने आलोचनाएं की, उन्हें देख करके हम ये तो भली प्रकार से समझ चुके हैं कि आपत्तियां बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि कोई विधि शास्त्री यदि केवल प्रारूप पर ही ज्यादा जोर देता है और पॉजिटिव लॉ के जो सामाजिक रूप में वो कार्य करता है उसको नजरअंदाज कर देता है, तब तो बेशक वो केवल औपचारिक यानी फॉर्मलिस्टिक ही रह जाएगा। लेकिन यदि विधि का विज्ञान ऐसे प्रारूप से संबंधित हम करते हैं जो सामाजिक जीवन की दशाओं के साथ ही समाज में उत्पन्न मानव संबंधों को निश्चित करता है, जिसे समाज ने भी महत्वपूर्ण माना है, तो इस अर्थ में विधि शास्त्र आवश्यक रूप से एक प्रारूपिक विज्ञान ही है। Being the systematized and properly coordinated knowledge of a subject of intellectual inquiry, jurisprudence is a science. एक विषय के बौद्धिक पड़ताल का एक क्रमबद्ध तथा अच्छी तरह से समन्वित ज्ञान होने के कारण हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्र विज्ञान है। The subject of inquiry is the mutual relations of men living together in an organized society. जो पड़ताल का विषय है वह एक व्यवस्थित समाज में साथ में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की पड़ताल के संबंध में है। The term positive law confines the inquiry to those social relations which are regulated by the rules imposed by the state
and enforced by its courts. यानी कि जब हम निश्चयात्मक विधि या विद्यात्मक विधि का पद का उपयोग करते हैं तो उससे जो पड़ताल है वह सीमित हो जाता है उन सामाजिक संबंधों तक जो कि राज्य के द्वारा अधिरोपित किए जाते हैं नियंत्रण के लिए और न्यायालयों के द्वारा लागू किए जाते हैं। तो हम एक सार के रूप में कह सकते हैं, फॉर्मल वर्ड इंडिकेट्स दैट द साइंस डील्स only with the purposes, methods and ideas at the basis of the legal system as distinct from a material science which deals with the concrete details of law. प्रारूपिक या औपचारिक शब्द का तात्पर्य यह है कि विधि का विज्ञान मात्र विधि के उद्देश्यों, तरीकों, विचारों का वर्णन करता है जो विधि व्यवस्था के आधार है। यह ऐसे तत्वों से संबंधित नहीं है जो मात्र विधि का सूक्ष्म ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। यानी कि किसी देश में अगर मैरिज लॉ का हम उदाहरण लें तो उसमें मैरिज से संबंधित क्या क्या नियम है, यह सूक्ष्म अध्ययन की श्रेणी में आ जाएगा। जो फॉर्मेलिटीज हैं लॉ में दी हुई मैरिज के संबंध में, या अगर हम कहें लीगल मैरिज या वैलिड मैरिज होने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं विभिन्न देशों का, अगर हम उसका ही अध्ययन करेंगे तो वह हम एक तरह से कहेंगे डिटेल्ड अध्ययन हो रहा है। तो ऐसा सूक्ष्म अध्ययन ना होकर के बल्कि विवाह से उत्पन्न जो विभिन्न संबंध हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उन सबके ऊपर जब हम लोग देखते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो अध्ययन है वह विधि शास्त्र के क्षेत्र में आएगा, ऐसा मानेंगे। तो आई होप कि आपको मेरे इस लेक्चर के माध्यम से हॉलैंड महोदय ने जो विधि शास्त्र की परिभाषा दी थी वह अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मान लीजिए कोई बात तब भी ना समझ में आई हो तो कमेंट्स में से जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ अपना खूब ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करती रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट. Take very good care of yourselves. Good luck.